हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। आज हम क्लास 8 के चैप्टर धातु और अधातु को लेकर आए हैं। उसका सेकेंड पार्ट, चूँकि फर्स्ट पार्ट में इसके पहले हम लोग उसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मुख्य रूप से धातु और अधातु के भौतिक गुणों पर चर्चा की थी, भौतिक गुणों से रूबरू हुए थे हम। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से धातु और अधातु के रासायनिक गुणों यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रीफली जो है हम ये जान जाएं कि रासायनिक गुण क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार का होता है। विज्ञान में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, शेप और साइज में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कोई नए वस्तु का निर्माण या नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नई वस्तु का निर्माण होता है। तो जैसे अगर कोई चीज़ को हम जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो वो जो है जलने के बाद नया पदार्थ बन जाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन जहाँ हुआ वो रासायनिक अभिक्रिया हुई और वो जो गुण होगा वो रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से रासायनिक गुणों के बारे में, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा मुख्य रूप से वो हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे, क्षारक या क्षारक के बारे में जानेंगे यानी एसिड और बेस, उभयधर्मिक ऑक्साइड यानी एम्फोटिक ऑक्साइड के बारे में, और धातुओं के रासायनिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो आज से मेरे चर्चा का विषय मुख्य रूप से यही होगा। तो हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण में। धातुओं के रासायनिक गुण तो काफ़ी विस्तार से पढ़ना है, लेकिन क्लास 8 का जो सिलेबस है हम अपने आप को वहीं तक सीमित रखेंगे, उसी को अच्छा से जान सकेंगे, उसका एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे ताकि जो है हायर क्लासेस में फिर वो हमारे लिए उपयोगी हो। तो धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। ऑक्सीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट गैस हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे श्वसन के लिए ज़रूरी है, हमको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करती है? तो ऑक्सीजन के साथ सामान्यतः मेटल यानी धातुएं जो अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है, मेटालिक ऑक्साइड बनाती है। और मेटालिक ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक ये जान लें कि अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति से संबंधित आगे हम बढ़ने से पहले हम अम्ल और क्षार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है और उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण गुण है वो लिटमस पर है कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके ठीक विपरीत क्षार जो है, क्षारक जिसको कि अंग्रेजी में बेस कहते हैं, स्वाद में जो है तीखा होता है और वो स्लीपी टच का होता है। और जो इसका लिटमस पर इफेक्ट देखे तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो मुख्य रूप से देखिए मेरे पास ये लिटमस पत्र है, ये जो है ये लिटमस पत्र, ये जनरली जो है वो ये लाल लिटमस पत्र है, ठीक है। और दूसरा जो लिटमस पत्र मेरे पास है वो लिटमस पत्र जो है वो नीला लिटमस पत्र है। इस पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ अम्ल के बारे में जान लें। आइए, अम्ल का मतलब ये स्वाद में खट्टा होगा, ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। इसके अलावा हम कुछ अम्ल और उसके अनुसूत्र के बारे में जान लेते हैं जो कि काफ़ी उपयोगी है। हर क्लासेस में ये चीज़ जो है ज़रूरी है, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि सभी क्लास में ये सब आएंगे। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फार्मूला होता है, मॉलिकुलर फार्मूला जिसको हिंदी में अनुसूत्र कहते हैं वो HCl। गंधकाम्ल जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं H2SO4। सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। यहाँ पर ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल HNO3,
नाइट्रस अम्ल HNO2, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, बेंजोइक अम्ल C2H5COOH। तो ये सभी अम्ल हैं। और ये जो है, इसके बाद हम लोग क्षारक में आते हैं बेस। बेस स्वाद तीखा होगा और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। जो प्रमुख बेस या प्रमुख क्षारक है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये अम्ल और क्षारक कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और क्षारक है। एक और जो टॉपिक हम लोग जब डिस्कस करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण, तो वहाँ एक और टॉपिक बीच में आएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है एक्चुअली उभयधर्मी ऑक्साइड जिसको कि अंग्रेजी में एम्फोर्टिक कहते हैं। जनरली होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड्स जो होते हैं वो या तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं या तो क्षार के बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी अम्ल के साथ या क्षार के साथ। जो अम्ल के साथ तो लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी, यानी उसमें अम्लीय गुण भी जो है प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग एम्फोट्रिक कहते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो कि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो ये सभी उभयधर्मी है, यानी एसिड और बेस के साथ दोनों का रिएक्शन करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो सब्सटेंस जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा वो जनरली बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और जो बेस के साथ रिएक्शन करता है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा वो उभयधर्मी। एक बार फिर से हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो है पर चर्चा करते हैं। कोई भी धातु, अधिकांश धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते के ऑक्साइड बनाती है, और चूंकि धातु का ऑक्साइड है इसीलिए धात्विक ऑक्साइड यानी मेटेलिक ऑक्साइड कहलाता है। और मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होता है, यानी उसमें जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, क्षारीय गुण होता है। तो सामान्यतः धातु जो है वो ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और अलग अलग धातु में जो ऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने की दर है या रेट है उसका वो अलग अलग है। जैसे कुछ ऑक्साइड जैसे सोडियम या पोटासियम वो काफ़ी फास्ट रिएक्शन करता है, वो एयर के कांटेक्ट में आने के साथ ही जो है वो रिएक्ट कर जाता है। एक्चुअली जैसे अगर हम सोडियम का उदाहरण लें तो सोडियम जो है लाइट येलो कलर का मेटल है, एक सॉफ्ट मेटल है जो कि किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है। सोडियम और पोटासियम दोनों क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ये पानी के साथ भी प्रतिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। तो उसको जैसे हम किरासन तेल से अगर हम निकालते हैं तो वो लाइट येलो से वो वाइट हो जाता है, उसका एक वाइट कलर का लेयर आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वो खुद जो काफ़ी फास्ट रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बना देता है। कुछ धातु ऐसा है कि जो स्लो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, जैसे मान लिया एल्युमिनियम है या तांबा है, चांदी है, इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे उसका कलर जो है वो डार्क होने लगता है। या फिर लोहा है, लोहा में जंग लगता है, तो ये सभी जो है उसके ऑक्साइड के कारण है। तो आइए हम धातुओं के ऑक्साइड, धातु जो है ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करती है इस पर देखें। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन बनेगा प्रोडक्ट जो है वो धात्विक ऑक्साइड है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम और पोटासियम ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो Na+O2 Na2O ये सोडियम ऑक्साइड है, और चूँकि इसको संतुलित करने के लिए हमको यहाँ पर 4, चूँकि यहाँ पर जो है Na2O है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमको 4 लिखना पड़ा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ा। कुछ धातुएं लोहा
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि बहुत धीमी गति से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। यही कारण है कि लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहने पर इनकी चमक मंद या धुंधली पड़ जाती है। अब कॉपर की बात करें, तांबा की बात करें, हम लोग जानते हैं कि तांबा का चीज़ अगर कोई है, अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो डार्क होने लगता है। होता क्या है कि ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करके वो कॉपर का ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि काले रंग का होता है, डार्क कलर का होता है। उसी तरह से आयरन जो है, लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो Fe2O3 बनाता है। कुछ जो है धातु जैसे मैग्नीशियम को सामान्य रूप से ऐसे प्रतिक्रिया तो नहीं करती है, लेकिन अगर उसको हवा में जलाते हैं तो चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ ये जलता है और रिएक्शन है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 MgO। अब इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग अभी यहाँ पर करके देखते हैं। ये मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है। ये मैग्नीशियम एक धातु जो उसका एक पट्टी है। तो एक्चुअली क्या है कि इस पर जो है अगर छोड़ दिया जाता है तो इस पर एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है वो थोड़ा सा इसका ऑक्साइड्स का लेयर हो जाता है। अब इसको है हमको जलाना है। हम इसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ये छोटा सा टुकड़ा इसके को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इस टुकड़े को कोई भी चीज़ से, सिरिस पत्ता या कोई चीज़ से, चूँकि मेरे पास जो साधन उपलब्ध है, हम एक चम्मच लिए, इसको हम यहाँ पर जैसे रगड़ रहे हैं। तो देखिए ये जो हम इसको पूरा रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होगा कि इसके ऊपर जो लेयर बना हुआ है, जो गंदा जमा हुआ है या ऑक्साइड का लेयर बना हुआ है, वो ऑक्साइड का लेयर जो है वो हट जाएगा। और हट जाएगा चूँकि ये काफ़ी, अभी देखिएगा काफ़ी तेज़ प्रकाश के साथ ये जो है वो जलता है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये यहाँ पर एक कैंडल जो है, इस कैंडल को जलाते हैं। जैसे प्रयोगशाला में स्प्रिट बर्नर का या इसका बर्नर का यूज होता है, और इसको होना ये चाहिए कि किसी चिमटा से जो है उसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी तेज चलता है। तो जैसे मेरे पास चूँकि चिमटा भी उपलब्ध नहीं है, तो जो उपलब्ध साधन है उसके साथ यहाँ पर देखिए हम इसको हम चला दें। ये देखिए ये जो है कितना तेज़ लाइट के साथ ही जल रहा है। इसको हम इसमें यहाँ पर जो है इसमें ये जो है, ये देखिए ये जो है ये यहाँ पर जो ये जला मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम जो जला है, तो ये मैग्नीशियम का ये ऑक्साइड बन गया। इस प्रकार हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो को देखे कि धातु किस तरह से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, और एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देखे जो कि प्रयोगशाला में जनरली जो है आपको करना है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना। हम लोग देखे काफ़ी तेज़ लाइट के साथ वो काफ़ी तेज़ प्रकाश के साथ जल रहा था, और जलने के बाद जो बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, और ये रिएक्शन यहाँ था Mg+O2 और MgO। अब हम लोग आगे आते हैं जल के साथ प्रतिक्रिया। तो जल के साथ धातु जल के साथ किस तरह की प्रतिक्रिया करती है, क्या रिएक्शन होता है। तो धातु जल के यानी वाटर के साथ रिएक्शन करके जनरली ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाती है, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस निकलता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोक्साइड बनाती है, और जनरली जो है वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आइए हम देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद वाटर। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ ही ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। यानी कि धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा या धात्विक हाइड्रोक्साइड, दोनों में कोई एक, और इसके साथ H2। यहाँ पर हम जो है H2 के बगल में अपवर्ड एरो, ऊपर तीर का निशान दिखाएं। कहीं पर भी रसायन के रिएक्शन में अगर अपवर्ड एरो है, इसका मतलब है कि गैस है। उसी तरह से अगर हम दूसरा देखें, जैसे कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनेगा। एल्युमिनियम जल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। आयरन जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन का ऑक्साइड
और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके वो धातु सामान्यतः या तो धातु का ऑक्साइड बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और हम लोग इसके पहले भी देखे कि धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर होता है, क्षारीय होता है, उसमें क्षार का गुण होता है। और क्षार का गुण का मतलब ये हुआ कि वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर हम ये देखते हैं अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम और पोटासियम जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पे जैसे सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा मिलेगा। पोटासियम के साथ भी यही स्थिति है। यहाँ पर एक चीज़ है कि सोडियम और पोटासियम को किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो सोडियम और पोटासियम काफ़ी अभिक्रियाशील धातु, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। और जैसा कि हम लोग इस पहले भी चर्चा किए कि सोडियम और पोटासियम इतना रिएक्टिव होता है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही रिएक्शन करता है, और इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग किरासन तेल में रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है किरासन तेल में क्यों रखते हैं? तो किरासन तेल के साथ सोडियम या पोटासियम रिएक्शन नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करती है। और सोडियम और पोटासियम के साथ सबसे बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक अनोखा गुण है। सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि आग अगर लगा है तो पानी डालो तो आग बुझ जाता है, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। अगर सोडियम है, सोडियम पानी के संपर्क में आएगा तो खुद ब खुद जलने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे पेट्रोल या किरासन तेल जो है वो में आग लगा दिया गया है। जैसे धातु सोडियम को या पोटासियम को अगर पानी में डाल दिया जाए तो उसको माचिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना रिएक्टिव है। तो इसलिए सोडियम और पोटासियम को जो है वो किरासन तेल में रखा जाता है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये जब भी जल के साथ अभिक्रिया जल के कांटेक्ट में आएगा तो खुद जलने लगता है और ये हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। और जब जल रहा है डेट मीन्स इसमें ऊष्मा मिलेगा और ऊष्मा इसके साथ साथ ऊष्मा भी मिलता है, यानी ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसीलिए यहाँ पर जब हम इसको समीकरण को दिखा रहे हैं कि सोडियम 2Na + 2H2O NaOH और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ ऊष्मा मिला, सोडियम और पोटासियम दोनों के साथ स्थिति है। अब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। अम्ल के साथ यानी रिएक्शन विद एसिड, अधिकांश धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यहाँ पर जैसे सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया होगा तो NaCl और हाइड्रोजन गैस, NaCl जो है लवण है जिसको अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं। मैग्नीशियम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 + H2 बनाएगा। MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट लवण यानी सॉल्ट है। उसी तरह से कैल्शियम अगर नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट + H2 बनाएगा, ये भी जो है एक लवण है। यहाँ पर कुछ चीज़ ध्यान देने योग्य है। जिंक और आयरन, Fe जिंक यानी जस्ता, Zn जिंक यानी जस्ता, Fe आयरन यानी लोहा तनु अम्ल के साथ मध्यम गति से अभिक्रिया करता है। Sn यानी 3 और Pb लेड तनु अम्ल के साथ मंद यानी धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। Ag यानी चांदी, Au यानी सोना, Cu यानी कॉपर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये तनु क्या है? तो जो अम्ल है, अम्ल को अगर उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसको पानी मिलाया जाता है, तो पानी मिलाने के बाद जो अम्ल होगा वो तनु कहलाएगा। यानी कंसनट्रेटेड अम्ल जो होता है, कंसनट्रेटेड अम्ल एसिड्स में अगर हम पानी मिला देते हैं तो पानी मिलाने के बाद वो डाइल्यूट होता है, यानी डाइल्यूशन किया जाता है, तो वो तनु, जिसको कि अंग्रेजी में डाइल्यूट कहते हैं। तो तनु अम्ल के साथ सामान्यतः जो है अधिक कुछ मेटल्स जो है वो अभिक्रिया करता है, और लेकिन कुछ मेटल ऐसा है जो अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ नहीं करता है। इसके बाद हम लोग क्षार के साथ, तो क्षार के साथ जनरली धातु जो है वो क्षारक के साथ यानी बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कुछ धातु जो कि एम्फोट्रिक है, जो उभयधर्मी है, उभयधर्मी जो धातु में जैसे जिंक, जस्ता, एल्युमिनियम, लेड, ये सभी जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्षार के साथ अभिक्रिया, अधिकांश धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। Al यानी एल्युमिनियम, Pb यानी लेड, Zn यानी जस्ता क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगर इसका हम समीकरण के रूप में देखें तो Zn यानी जस्ता
NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस H2 बनाता है। तो इस तरह से जो हम क्लास 8 के सिलेबस में है, क्लास 8 के सिलेबस में धातु के रासायनिक गुण में मुख्य रूप से हमें यही पढ़ना था HR कि वो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, धातु जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, धातु क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। अब हम लोग आते हैं अधातु के गुण। तो अधातु के गुण जो है वो अधातु के रासायनिक गुण, चूँकि चर्चा यहाँ रासायनिक गुण का है, तो अधातु के रासायनिक गुण में हम ये देखेंगे सबसे पहले जल के साथ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, जैसे धातु में देखे थे। तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया जो है वो सामान्य कमरे के तापमान पर, यानी जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर जनरली कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, केवल सफ़ेद फास्फोरस को छोड़कर, क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस जो है उस कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। कहने का मतलब ये है कि सफ़ेद फास्फोरस एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। और सामान्यतः और धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को उसको गर्म करना पड़ता है या धातुओं को जलाना पड़ता है। तो आइए हम धातुओं की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, पहला अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जो है के साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन का नहीं रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा CO। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अधातु कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अपवाद, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि सफ़ेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर जैसे P4 ये फास्फोरस है और 5O2 ये P2O5 बनाए, यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। यही कारण है कि सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, सोडियम और पोटासियम जो है उसको किरासन तेल में रखा जाता है और सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। दूसरा जो है अधातु का रासायनिक गुण में हम लोग ये देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन के विथ वाटर। तो अधिकांश अधातुएँ जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, केवल दो कुछ धातु में जैसे ऑक्सीजन जल में घुल जाती है, सॉल्युबल होती है, और ये गुण का उपयोग जो है वो एक्वेटिक क्रिएचर्स जो है, एक्वेटिक प्लांट्स जो है उनके लिए काफ़ी उपयोगी होती है। जैसे जल में रहने वाली मछलियाँ जो है वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ही श्वसन में के रूप में लेती है। एक्वेटिक जो प्लांट्स है वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन अधातु है, जल में घुलनशील होता है। क्लोरीन अधातु है, जल में घुलनशील होता है, लेकिन अधिकांश अधातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सामान्य अगला जो रासायनिक गुण है अधातु का वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। तो सामान्य परिस्थिति में अधिकांश धातु जो है वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अधिकांश धातुएं क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया नहीं करती। ऐसे हायर क्लासेस में जब आप लोग जाइएगा तो अम्ल के साथ जो है कुछ विशेष कंडीशन में अधातुओं की प्रतिक्रिया होगा, जिसे पढ़ना है। जैसे आयोडीन के साथ जो है प्रतिक्रिया क्या होगा अम्ल का, या फिर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, इसको हम लोग आगे क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में जो है, आज के इस वीडियो में मेनली धातु और अधातु के रासायनिक गुणों पर चर्चा किए। अब हम इस धातु और अधातु के उपयोग पर जो है एक नज़र डाल लेते हैं कि धातु और अधातु के क्या क्या उपयोग हैं। धातु के उपयोग, जैसा धातु का पहला उपयोग है विद्युत तार के निर्माण में तांबा एल्युमिनियम का यूज होता है, और मुख्य रूप से तांबा का। ऐसे धातु में हम लोग पढ़े हैं कि सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। दूसरा है बर्तन, मशीन एवं उपकरण के निर्माण में। तीसरा मकान एवं पुल के निर्माण में। चौथा गहने बनाने में। पाँचवा आतिशबाजी में, यानी जो पटाखा बनता है उसमें मैग्नीशियम का उपयोग होता है। छठा खाद्य पदार्थ को ढकने के लिए पन्नी के रूप में, जैसे एल्युमिनियम फॉयल का यूज होता है। विद्युत फ्यूज तार तथा खाना बनाने के बर्तन के रूप में थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है। पारा एक धातु है।
जो कि सामान्य ताप पर लिक्विड स्टेट में रहती है, एकमात्र ऐसा धातु। अंतरिक्ष शोध में सोडियम और टाइटेनियम का यूज होता है, एक्सरे में। अब हम लोग अधातु के गुण को जो है अधातु के उपयोग को देखेंगे। ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है, केवल एक मैग्नीशियम को छोड़कर, क्योंकि मैग्नीशियम एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सकता है, लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस चाहिए। दूसरा, विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के रूप में उपस्थित होता है। तीसरा, कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि का हम लोग उपयोग करते हैं। चौथा, हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग होता है। पाँचवा, हाइड्रोजन का वनस्पति घी के उत्पादन में होता है। छठा, आयोडीन का रोगाणुरोधक के रूप में उपयोग होता है। सातवां, आयोडीन का आयोडाइज नमक के रूप में उपयोग होता है। आठवां, नाइट्रोजन का भोजन के संरक्षण के रूप में उपयोग होता है। नौवां, नाइट्रोजन का पौधे द्वारा प्रोटीन बनाने में उपयोग होता है। 10वां, द्रवित नाइट्रोजन का रक्त एवं दान किए गए अंगों को संरक्षित करने में होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं अधातुओं के कई गुण हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने धातु और अधातु के रासायनिक गुणों पर चर्चा किया और ये देखा कि धातुएं किस तरह से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, क्षार के साथ कुछ सेलेक्टेड मेटल्स जो है वो किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने शुरुआत में ये जाना था कि कुछ अम्ल और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कुछ क्षार और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी हम लोग जाना। हम लोगों ने ये जाना कि अम्ल जो है वो लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अधातुओं की प्रतिक्रिया हम लोग का रिएक्शन हम लोग देखें कि नॉन मेटल किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि अधिकांश अधातुएँ जो है वो अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातु और अधातु के उपयोग के बारे में जान लिए हम लोग। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए अभ्यास प्रश्न। जिससे पहला क्वेश्चन है कि सोडियम को किरासन तेल में क्यों रखा जाता है। दूसरा, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा, धातु और अधातु के 3 उपयोग लिखिए। चौथा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। पाँचवा, विद्युत का तार बनाने में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है। छठा, 5 अम्ल और क्षारकों का नाम उनके अनुसूत्र के साथ लिखें। तो इस तरह से आज का ये जो मेरा टॉपिक है, ये आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपको लोग को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।